नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और अधिवक्ता समागम 2020 का उन्होंने शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सीएम ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में केपी मैदान में अधिवक्ता समागम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वकीलों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। उन्होंने अधिवक्ताओं को टीम वर्क के लिए तैयार रहने और समाज के हर तबके तक न्याय पहुंचाने में सहयोग करने के लिए कहा है। अधिवक्ता समागम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया से खाली कराई गई जमीन पर वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए आवासीय योजना बनाकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिया जाएगा। अधिवक्ता समाज जैसे हमारे विधि और न्याय मंत्री ने कहा है, वह एक विश्वास का प्रतीक है। जब व्यक्ति स्वप्नों से हारता है तो वह भौतिक रूप से, लौकिक रूप से एक अधिवक्ता की शरण में जाता है। यानी आपका जो ये प्रतीक है, आपका जो ये वेशभूषा है, ये विश्वास का प्रतीक है। और ये विश्वसनीयता जब तक बनी रहेगी तब तक न्यायपालिका पर आम जन का विश्वास बना रहेगा। और इस विश्वास को बनाए रखना हम सबका बहुत बड़ा, पूरी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए इन सब के प्रति। अधिवक्ता समाज का बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में, भारत की स्वाधीनता में और समाज को जागरूक करके एक यशस्वी नेतृत्व देने में भी। प्रबुद्ध समाज होने के नाते समाज की हर ज्वलंत समस्या में मुखरता के साथ उसके समर्थन में, अगर वो लोक कल्याणकारी है, राष्ट्र कल्याणकारी है, तो उसके समर्थन में खड़ा होना। अगर वह लोक कल्याणकारी नहीं है, राष्ट्र कल्याणकारी नहीं है, तो उसके विरोध में मुखर होकर के आवाज भी उठाना और उस व्यवस्था को एक नेतृत्व देने के लिए अधिवक्ता समाज ने सदैव से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उस बड़ी भूमिका के लिए सदैव अधिवक्ता समाज को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। परंतु भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली हर एक इस व्यवस्था के जो अंग हैं उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। और जब तक एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं तो भारत का लोकतंत्र यशस्वी होता हुआ आगे बढ़ेगा, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब भी कोई संस्था अपने सेवाओं का अतिक्रमण करते हुए जबरन करने का प्रयास करेगी तो स्वाभाविक रूप से न केवल संसदीय लोकतंत्र आहत होगा बल्कि आम जन की भावनाएं भी आहत होती हुई दिखाई देंगी। और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा कि पिछले 9 महीनों से यह देश भी और पूरी दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए बार काउंसिल से और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए जब हमारे दोनों अध्यक्षगण मेरे सामने आए थे तो मैंने दोनों से ही आग्रह किया था। मैंने कहा देखिए, मुझे आने में कोई समस्या नहीं है, हम समय निकाल देंगे, लेकिन पहली शर्त होनी चाहिए कि हम लोग कोविड-19 की उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा संख्या में हो। एक सीमित संख्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी हम उसको वहां से लाइव करवा देंगे। वहां से हर एक जनपद में उस कार्यक्रम को वहां पे प्रसारण की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक जगह ज्यादा जमावड़ा जब होगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक कोविड-19 के संक्रमण को वो मदद कर सकता है।
इसलिए हमें कोविड-19 के संक्रमण को हर एक स्तर पर तोड़ना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पता नहीं अन्य लोग किस रूप में इसको समझते होंगे, लेकिन मैं इस प्रयागराज में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में सबसे अच्छा परिणाम पूरे देश के अंदर दिया है। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया। आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। बड़ा बनने के लिए हमें विराट सोच रखनी पड़ेगी, संकीर्णता से उभर करके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था? बड़े बड़े लोग घबराते थे, और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाई है। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा, देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए, एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए, और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। क्योंकि समाज का एक दबंग व्यक्ति जो केवल उस कीट की तरह समाज का खून चूस करके स्वयं तो वह हृष्ट पुष्ट होना चाहता है, लेकिन समाज को रोगाणु बनाना चाहता है, जब उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई के खिलाफ हम सबको, समाज को एकजुट होकर के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बिहार में मिली जीत से गदगद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें भी विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। राजभर से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि ओवैसी बिहार की तर्ज पर यूपी में भी छोटे दलों के साथ गठबंधन बना सकते हैं और यूपी में नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। वहीं यूपी में के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी और केजरीवाल पर हमला किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी और केजरीवाल को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। मोहसिन रजा ने इनको देश को बांटने वाला बता दिया है। आप लोग अच्छी तरह पहले से भी वाकिफ हैं कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा साल भर हो गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग काम को शुरू किए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी उनकी पार्टी है, श्रीमती किशोरा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे, तो और लोगों को भी हम ले आएंगे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है
कि इसको बढ़ाने के लिए मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा स्वास्थ्य दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। तो इसलिए सारे विरोधी एक तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और हम निश्चित तौर से 2022 में जितना जिसको ताकत लगाना हो लगा ले, फिर जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और जो विरोधी सोचते हैं कि हम जंगल राज के बाद गुंडा राज, तो यह नहीं आने वाला है। अभी तो जंगल राज और गुंडा राज पश्चिम बंगाल से जाने वाला है। अब ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहाँ पर। इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है, तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो सीए नहीं चाहते हैं, जो एनआरसी नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है। 130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। तो हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब यह हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिनकी पार्टी का नाम है, धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में अब केजरीवाल भी जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे, ममता भी जाएंगी। तो ये सब लोग एक साथ हैं। मुझे पता है कि ये देश तोड़ने ही वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। वहीं कोरोना को लेकर यूपी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसका परिणाम है कि यूपी में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 1222 नए केस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 17,801 हो चुकी है, जबकि कोरोना के चलते 8,118 की मौत हुई है। इसी को लेकर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कल प्रदेश में 1,57,297 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 2,18,44,458 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। और इसमें हम निरंतर आरटीपीसीआर के जो टेस्टिंग होती है उसका अनुपात हम 40% से अधिक मेंटेन करते हैं। जो हमारे 17,801 एक्टिव केस हैं, इनमें से 7,758 होम आइसोलेशन में है और प्राइवेट अस्पतालों में, निजी चिकित्सालयों में 1,835 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक 3,29,863 लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है और इनमें से 3,22,105 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। होम आइसोलेशन में आप जानते हैं कि आप घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं अगर आप संक्रमित हुए हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आप में कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। आप लक्षण विहीन हैं और आपके घर पर आपके लिए अलग कमरा और अलग शौचालय है, तभी होम आइसोलेशन के विकल्प को चुनिए। अगर ऐसा नहीं है, घर पर अलग शौचालय, अलग कक्ष नहीं है और आपको लक्षण आ रहे हैं, बुखार है या सांस फूल रही है, तो घर पर बिल्कुल भी न रहिए। संक्रमित मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए सरकार के द्वारा 1.5 लाख से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था की गई है। आपके जांच की व्यवस्था भी निःशुल्क है और इलाज की व्यवस्था भी निःशुल्क है। तो ऐसे में अगर आपके पास साधन नहीं है, अलग कक्ष नहीं है, अलग शौचालय नहीं है
और अगर आपको लक्षण आ रहे हैं और अगर ये सब भी नहीं है, लेकिन आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो घर पर होम आइसोलेशन में न रहिए। चिकित्सकों की देखभाल में अस्पतालों में रहिए, कोविड अस्पताल में रहिए। जितने भी कोविड चिकित्सालय बनाए गए हैं या जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सभी में कोविड के मरीजों के इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करती है। तो होम आइसोलेशन में आपको तभी रहना चाहिए जब आप लक्षण विहीन हो और घर पर ऐसे साधन उपलब्ध हों कि आप घर के अन्य सदस्यों से बिल्कुल अलग रह सकें, उनको किसी भी प्रकार से संक्रमण उनको देने की या उनके संक्रमित होने की कोई भी संभावना न हो। ई संजीवनी पोर्टल का हमारे प्रदेशवासी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और ई संजीवनी आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी सुविधा है जिससे आप घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त करते हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन से या अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टरों से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपनी समस्या उनको बता सकते हैं और आपको वो दवाइयाँ भी उस पर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर न निकलिए। और विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पहले से बीमार या कमज़ोर हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको घर में ही रहना चाहिए, घर से अनावश्यक बाहर नहीं जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज करिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर भीड़ भाड़ होती है और संक्रमित होने की आशंका होती है। जिन लोगों को जाना ही पड़ता है, कार्यालय जाना आवश्यक है या आपको अपना व्यवसाय है वहाँ जाना आवश्यक है या अन्य किसी कार्य से आपको अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो सावधानी बरतिए। सावधानी बरतकर आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आई है और जब तक इसकी एक कोई निश्चित दवा नहीं आई है जिससे कि ये कहा जा सके दावे के साथ कि जो व्यक्ति संक्रमित है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ऐसी अभी तक कोई दवा नहीं है। कोई भी डॉक्टर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो इसकी एक कोई निश्चित दवा दे सकता है। इसलिए और संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण चल रहा है, संक्रमण है, यही है। और जाड़े के समय में, इस मौसम में जो सांस से संबंधी समस्याएं हैं ये बढ़ती हैं। इसलिए अगर वैसे में संक्रमण होता है तो जिनको सांस से संबंधित कोई भी समस्या है उनके लिए समस्या और जटिल हो जाती है। इसलिए सावधान रहिए, सावधानी बरतिए, अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। आपका हाथ जो है वो आपके संक्रमित होने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। जब भी आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं या और किसी प्रकार से किसी संक्रमित व्यक्ति से अगर आप हाथ मिलाते हैं तो आपके हाथ पर विषाणु आएगा और वो विषाणु फिर आपके मुंह, आंख और नाक के रास्ते आपके शरीर के अंदर जा सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिए और साफ करने में कम से कम अगर साबुन पानी से आप साफ कर रहे हैं तो 30-40 सेकंड तक हाथ की सफाई करनी चाहिए। और जैसा आप जानते हैं कि हाथ को सीधा साफ करिए, उल्टा साफ करिए और हाथ की मुट्ठी साफ करिए, हाथ का जो अंगूठा है इसको साफ करिए, नाखून साफ करिए और कलाई को भी साफ करिए। 30-40 सेकंड तक हाथ को साफ करेंगे तो हाथ से विषाणु बिल्कुल हट जाएंगे और आपके संक्रमित होने की संभावना नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा रास्ता है आपके अंदर संक्रमण जाने का। मुंह और नाक के रास्ते संक्रमण जाता है, तो मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति से आप में संक्रमण आता है। अगर आप दूर रहेंगे तो विषाणु आपके मुंह और नाक के रास्ते आपके शरीर में नहीं आ पाए। तो सावधान रहिए और अपने को संक्रमण से बचाते रखिए। ई संजीवनी पोर्टल पर 3802 लोगों ने कल टेली कंसल्टेशन किया
और अब तक कुल मिलाकर 2,76,360 व्यक्ति घर बैठे संक्रमण काल में टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं, घर बैठे ही डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद में दबंगों ने एक दलित परिवार पर असलहों से फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया। दबंगों ने हमले से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं महिलाओं समेत 4 अन्य लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनन फानन में गंभीर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें मौके का निरीक्षण हम लोग द्वारा कर लिया गया है और 3 इसमें अभियुक्त हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो अला कत्ल था वो भी बरामद हो गया है। जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई ऐसा अनरेस्ट ना हो। जहाँ तक परिवार के मदद की बात है, वहाँ जो FIR के लेवल पे जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो देय धनराशि है उसका तत्काल भुगतान कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो FIR लेवल पे मिलता है। जितना जल्दी हो पाए इसमें चार्जशीट करके जो शेष धनराशि है वो भी पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस पर कोई और अप्रिय घटना ना हो। निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं और यहाँ लोगों के अंदर एक विश्वास और सुरक्षा की भावना रहे, इसके लिए फोर्स यहाँ निरंतर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाज सेवक प्रशांत द्वारा एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वो दिव्यांग और भीख मांगने पर मजबूर असहाय लोगों को आत्मनिर्भर होने में मदद करते हुए नजर आए। उनकी इस मुहिम की लखनऊ पुलिस ने भी जमकर तारीफ की है और दिव्यांगों और गरीब रेहड़ी पटरी वालों का मनोबल बढ़ाया है। दरअसल गोमती नगर थाने के क्षेत्र में आने वाली SRS चौकी के पास एक दिव्यांग संदीप और उनके कुछ साथियों के साथ अभद्रता की शिकायत जब कमिश्नर DK ठाकुर तक पहुंची तो उन्होंने दिव्यांग को न्याय दिलाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। वहीं दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली मुहिम चलाने वाले प्रशांत ने साइकिल बांटी और दिव्यांगों और रेहड़ी पटरी वालों को सहयोग करने के लिए लखनऊ पुलिस का धन्यवाद किया। एक दिन मैं यूं ही आया था, कहानी भैया ने लिखा था तो देखा वो कुछ मैंने सामान फेंक दिया था तो ढूंढ रहा था। तो मैंने पूछा तो बोला कि वो खाना ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी सुन के। उसके बाद तो फिर मैं देखा वो कुछ कर नहीं सकता था। लोगों ने बोला कि आँख का अंधा है, दिन खराब हो जाएगा, इसलिए कोई नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था उसको। शरीर से भी बहुत जर्जर है वो बच्चा और माँ बाप छोड़ चुके हैं बचपन में ही साथ उसका, क्योंकि वो दुनिया में रहे नहीं और बड़े भाई ने घर से निकाल दिया क्योंकि वो अक्षम है। तो मैंने जो है उसका कुछ व्यवस्था यहाँ पे बनवाया, आपने देखा ही होगा। हाँ, वो चल रहा है जैसे तैसे। मैं भी आता हूँ खड़ा होकर बेचता बाजता हूँ उसका सामान। काफ़ी और भी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। उसकी वजह से पहले 150-200 रुपये का बिकता था, अब तो ज़्यादा का हो गया। वहीं हमीरपुर के मौदाह में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने अब लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है और बड़ी संख्या में जमा होकर प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जल्द समस्या का समाधान न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। दरअसल हमीरपुर के मौदाह कुम्हराड़ा वार्ड के लिए तकरीबन 1 करोड़ का बजट कई साल पहले आवंटित हुआ था, जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ। इसके चलते पेयजल की किल्लत दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। पेयजल के लिए शासन से लंबी जद्दोजहद के तहत में 1 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए कुम्हरौड़ा मोहल्ले के लिए आया था, जिसमें एक ट्यूबवेल, मिनी टंकी, 2.5 किलोमीटर पाइपलाइन थी। 2 साल हो गया इन अधिकारियों की जू नहीं नेंगी है। इतने लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी मैंने आज तक कहीं देखे नहीं है। अंतोगत्वा लेखपाल ने एक जमीन को प्रस्तावित किया, वो नंबर आज तक मिले नहीं है। ट्यूबवेल लगने लगा, 200 फीट गहरा बोर होने के पश्चात वहां कुछ लोगों ने आपत्ति की, वहां से लेखपाल ने हटवा दिया बोरिंग को। तो संत कबीर नगर में शिक्षा के मंदिर को कबाब का अड्डा बनाना एक टीचर को भारी पड़ गया। जी हां, दरअसल कटिया प्राथमिक विद्यालय पर तैनात टीचर स्कूल में ही लगातार मीट पका रहा था। टीचर के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जांच कराई, जिसमें टीचर दोषी पाया गया। इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तैनात टीचर को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। विद्यालय में उनके द्वारा मांस वगैरह बनाया जा रहा था, जो कि स्कूल में इस समय MDM वगैरह सब बंद है।
और इस तरह की कोई गतिविधि मतलब एक कर्मचारी नियमावली के खिलाफ है, इसलिए यही मांस पकाने का ही मतलब आया था मामला, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी को तत्समय ही अवगत करा दिया गया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप वस्तु स्थिति का पता करके स्पष्टीकरण और आख्या उपलब्ध कराएं। कल उन्होंने आख्या उपलब्ध करा दिया, जिसके क्रम में संबंधित अध्यापक को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।